दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज बात करेंगे ऐसे फंडामेंटल राइट की जो आपको लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाने के लिए अधिकार देता है। आज ऐसे अधिकार की बात करने जा रहे हैं जो आपके विचारों को प्रसारित करने, आपको बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार देता है, आपके विचारों को प्रसारित करने का अधिकार देता है। ऐसे अधिकार की बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 मतलब स्वतंत्रता के अधिकार की बात करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में आपको मैं दोस्तों बताते चलूं कि 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट आपको दिए जाते हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के राइट दिए जाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो 7 हो गए, लेकिन मूल संविधान में 7 थे। इतने समय 6 आपके हैं, ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 19(1)(f) में था उसको समाप्त करके विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा वो, ठीक है ना। खैर, ए बी सी डी जो ई एफ जी है उसको हम बात कर लेते हैं। पहला जो आपका पहला अनुच्छेद है, पहला जो स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल 19(1) के तहत प्रदान किया जाता है, ए में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब वाक मतलब कि कुछ बोलना, कुछ भाषण देना, कुछ कहना, जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ए वाक के अभिव्यक्ति का एक पार्ट है, वाक का एक पार्ट है, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम अभिव्यक्ति की बात करें, अभिव्यक्ति मतलब होता है कि मुस्कुरा देना, कुछ लिख कर बता देना, कुछ कार्टून के माध्यम से बता देना, आंख के माध्यम से बता देना, आंख मारकर बता देना, ये सभी अभिव्यक्ति का क्या है? एक पार्ट है, ठीक है ना। आप एडिटोरियल लिखते हैं, अभिव्यक्ति का एक पार्ट है। आप झंडा फहराते हैं, अभिव्यक्ति का एक पार्ट है। तो सवाल है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपका जो विचार है, आप अपने विचार को अगर प्रसारित करना चाहते हैं तो इस पार्ट, इसका अधिकार का एक पार्ट होगा। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्ट होगा। प्रेस की स्वतंत्रता पार्ट होगा, ठीक है ना। सूचना का अधिकार जो 2005 में लाया गया, इसी को बेस्ट बनाते हुए लाया गया, ठीक है ना। लोकतंत्र में आप अपनी आवाजों को उठा रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं, इसका एक पार्ट होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, आपको प्रदर्शन का अधिकार दिया जाता है, आपको हड़ताल का अधिकार नहीं दिया जाता है। एक मजे की बात आपको बताऊं कि आर्टिकल 19(2) में जितनी भी बातें मैंने बताया वो प्रतिबंध लगाने की बात करता है। राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है किन माध्यमों से? अगर राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता बाधित हो, अगर न्यायालय की अवमानना बाधित हो, अगर सदाचार, लोक व्यवस्था बाधित हो, ठीक है ना, अगर विदेशी कुछ संधि समझौते हैं उससे बाधित हो, आपके बोलने से अगर ये सब सारी चीजें बाधित हो रही हैं तो आप पर राज्य क्या कर सकता है? प्रतिबंध दोस्तों लगा सकता है, ठीक है ना। खैर, आते हैं आर्टिकल 19(1)(b) में। बी में क्या कहा गया है? बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के मतलब कि जो भी आप सम्मेलन करें उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें। तो सवाल है कि अगर मान लीजिए सिख कोई सम्मेलन करने जा रहा है तो वो तो कृपाण धारण करता है, तो क्या कृपाण हथियार की परिभाषा में आएगा? नहीं भैया। आर्टिकल जब 25 आप पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सा कहा गया है कि हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को धर्म का आचरण करने, धर्म को आचरित करने का अधिकार देता है, उसको मानने का अधिकार, आचरण करने का अधिकार, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 25 के तहत उसको चूंकि धर्म का एक पार्ट है, कृपाण धारण करना धर्म का एक पार्ट है, तो उसको हथियार की श्रेणी से बाहर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 19(1)(b) का हो गया। आर्टिकल 19(1)(c) में क्या कहा गया है? संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जो मजदूर संगठन नहीं बनते हैं, जो किसान संगठन बनते हैं, जो श्रम संगठन बनते हैं, जो राजनीतिक दल आपके बनते हैं, वो आर्टिकल 19(1)(c) में ही कहा गया है। इन सब बातों को आधार लिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है सहकारी समितियों का गठन करे। ऐसा कुछ प्रावधान फंडामेंटल राइट में भी किया गया है, आर्टिकल 19(1)(c) में भी। ऐसा ही प्रावधान आपको जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो वहां पर भी कहा गया है। आर्टिकल कौन सा? 43(b) एक जोड़ा गया है, ठीक है ना। 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से 43(b) जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि सहकारी समितियों का वो गठन करे, ठीक है ना, अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर। खैर, ये तो आपका हो गया आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(d) क्या कहता है? संचरण करने की, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण करने की स्वतंत्रता। इस संचरण करने का अधिकार क्या है? मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अच्छा, अगर आप भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अगर कहीं घूमते फिरते हैं
और अगर कहीं आप भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर कहीं, मतलब कि आप अगर विदेश जाते हैं तो आपको आर्टिकल कौन सा सहारा देगा? अगर आप भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है संचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो कौन सा आर्टिकल सहारा देगा? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अगर आप घूमते फिरते हैं तो आर्टिकल 19(1)(d) आपको सहारा देगा। लेकिन जैसे ही अगर आप विदेश जाने की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 आपको सहारा देगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने के अधिकार आपको सहारा देगा। ठीक है ना दोस्तों? खैर, आपको मैं ये बताते चलूं कि अगर किसी व्यक्ति का हित प्रभावित हो रहा है, मानव हित प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना? कहीं अगर आपका एससी एसटी जो क्षेत्र है, अनुसूची 5 और 6 याद करिए। अनुसूची 5 और 6 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की जाती है। ठीक है ना? तो अनुसूची जो 6 है उसमें एसटी क्षेत्र, और एसटी क्षेत्र जो है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की जाती है। अगर एसटी क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा, मतलब कि आप जो संचरण कर रहे हैं भारत के राज्य क्षेत्रों में, वो अनुसूची 6 वाले क्षेत्र, मतलब कि एसटी क्षेत्रों में आप संचरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाजों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आप पर राज्य क्या कर सकता है? रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक ना दोस्तों? खैर, ये तो आपका हुआ संचरण करने की स्वतंत्रता। तो उसके बाद ई में क्या है? ई में है कहीं पर आप किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब बसने की स्वतंत्रता वो आपको दी जाती है। ठीक ना? ई में बसने की स्वतंत्रता, मतलब कि भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर आपको कहीं पे निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन ध्यान में यहाँ पर भी यही चीजें रखिएगा कि आर्टिकल, ये जो आपका अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 मतलब कि जनजातीय क्षेत्रों में आपको जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। खैर, ई हो गया। फिर यफ में क्या कहा गया है? यफ में जैसा कि हमने बताया कि संपत्ति का अधिकार था। अच्छा, 2 प्रकार के संपत्ति के अधिकार हैं। एक जो है आर्टिकल 19(1) यफ में है और एक जो है आर्टिकल 31 में था। ठीक है ना? इन दोनों को ही 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार की श्रेणी से समाप्त करके इसको बौद्धिक अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया है। खैर, ये तो आपका आर्टिकल 19(1) यफ था। तो सवाल है कि आर्टिकल 19(1) यफ में संपत्ति के अधिकार की बात है और 31 में भी संपत्ति के अधिकार की बात है। तो आपको बताते चलूं कि कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, विदेशियों को नहीं। तो उसमें से अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। ठीक है ना? 31 नहीं है। तो 31 में जो फंडामेंटल राइट, जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वो व्यक्ति और नागरिक दोनों के लिए हुआ करता था। लेकिन जो आर्टिकल 19(1) यफ में है, केवल नागरिकों को जो है संपत्ति के अधिकार को क्रय और विक्रय करने का राइट देता था। ठीक है ना? खैर, अब ये विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है? और इसके बाद यफ के बाद आपका जी आएगा, मतलब कि हर व्यक्ति के, हर नागरिकों को जो है, हर भारत के नागरिकों को कारोबार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार देता है। ये आर्टिकल 19(1) जी आपका। ठीक है ना? तो सवाल है कि क्या वेश्यावृत्ति का अधिकार देता है? क्या आपको मानव के दुर्व्यापार या क्रय विक्रय का अधिकार देता है? क्या ड्रग्स के धंधों का व्यापार का अधिकार देता है? नहीं भैया, ये सब अधिकार नहीं देता है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको, आर्टिकल 23 जब आप पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो वहां पर मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब महिलाएं, पुरुष, बच्चे, इनके जो है क्रय विक्रय, वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुल मिला जुलाकर हम ऐसा जो है व्यापार, ऐसा कारोबार ना करें जो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले। ठीक ना दोस्तों? खैर, ये सब सारी चीजें आपकी जो है आर्टिकल 19(1) के तहत थी। ठीक है ना? तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ आप कमेंट करिए ना, आप बताइए कि आपको मतलब कि जो है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता या फिर जो है समाजवाद या फिर पूंजीवाद जैसे किन लेक्चरों पर आपको जो है कुछ मतलब मैटर या कंटेंट आपको मैं दूं, ऐसे कुछ आप कमेंट करिए जो आपकी डिमांड हो। ठीक है ना? आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।